सोहन और समीर हंसिया लेकर खेत की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वे और तेज भागते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवरिया गांव में एक गरीब किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सोनम घर के सारे काम सलीके से संभालती थी और उनका बेटा समीर दिन भर खेतों में मेहनत करता था। सोनम, इस बार फसल अच्छी हुई है। लगता है हमारे बच्चे अब स्कूल जा सकेंगे। हाँ जी, इस बार तो हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। चलो सरला, अब बहुत बातें हो गई, अब सो जाते हैं। हाँ जी, और सुबह फसल भी तो काटनी है। उस रात उन्होंने चैन की नींद ली। अरे ओ सोहन, कहाँ है रे? बाहर तो आ। अरे भाग्यवान, इतनी सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? अजी मुझे क्या पता, चलिए चलकर देखते हैं। और उसकी पत्नी बाहर आते हैं और देखते हैं कि जमींदार अपने नौकरों के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा है। जमींदार साहब, इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर कैसे आना हुआ? अरे ओ सोहन, हम तेरे दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आए हैं। लगता है तू भूल गया कि आज तुझे मेरा कर्ज चुकाना है। जमींदार साहब, मुझे याद है कि आज कर्ज चुकाना है। तो फिर ला, मेरे पैसे दे। क्या देख रहा है? जमींदार साहब, अभी मेरी फसल कटी नहीं है। जब फसल कटेगी और बिकेगी तब मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो महाराज को और मोहलत चाहिए। सुन ले सोहन, अगर आज दोपहर तक पैसे नहीं मिले तो कागज के मुताबिक तेरी जमीन और फसल दोनों मेरी होंगी, समझा? जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कम से कम मेरे नहीं तो मेरे बच्चों के बारे में सोचिए। लेकिन जमींदार पत्थर दिल था। उसे किसी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। वो वहां से चला गया। सोहन और सोनम अंदर आ गए। सोहन चिंता में डूबा हुआ था। सोनम, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि अभी कर्ज चुका सकें। अजी, आप पूरा न माने तो मेरे शादी के कंगन है, उन्हें सुनार के पास बेच दीजिए। उससे जो पैसे मिले उससे जमींदार का कर्ज चुका दीजिए। सोनम, कैसी बात कर रही हो? ये कंगन तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मैंने बेच नहीं सकता। अजी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सोहन कुछ देर सोचता है, फिर गंभीर स्वर में कहता है, ठीक है सोनम, हम कंगन बेच देंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि फसल बिकने के बाद सबसे पहले तुम्हारे कंगन वापस दिलवाऊंगा। अजी, अब ज्यादा मत सोचिए, जाइए कंगन बेचकर जमींदार के मुंह पर पैसे मार आइए। सोहन कंगन लेकर सुनार के पास जाता है और उन्हें गिरवी रखकर पैसे ले आता है। फिर वह जमींदार के पास पहुंचता है। लीजिए जमींदार साहब, ये रहे आपके पैसे। बहुत बढ़िया सोहन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सोहन पैसे देकर घर लौट आता है। सोनम, अब हमारे बच्चे स्कूल जा पाएंगे। हाँ जी, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात होते होते अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली गरजने लगी। समीर दौड़ता हुआ आया। पिताजी, आसमान में काले बादल छा गए हैं। जोरों की बारिश होने वाली है। मुझे बेटा, अगर ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो, जितनी जल्दी हो सके फसल काट लेते हैं। जी पिताजी। सोहन और समीर हंसिया लेकर खेत की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वे और तेज भागते हैं। दोनों जल्दी जल्दी फसल काटने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते खेत में पानी भरने लगता है। सोनम भी मुन्नी को सुलाकर खेत आ जाती है। सोनम, हम बर्बाद हो गए, अब हमारा कुछ नहीं बचा। सोनम भी वहीं खड़ी होकर रोने लगती है। पिताजी, अभी रोने का समय नहीं है। जितनी फसल बची है उसे जल्दी से घर पहुंचा लेते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। वे तीनों मिलकर एक एक गट्ठर घर पहुंचाते हैं।
बेटा समीर, तुम अब घर पर मुन्नी के पास रहो। ज्यादा भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहें। सोनम, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम अब कहीं के नहीं रहे। रात भर सोहन और सोनम खेत में ही रहते हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बारिश थमती है, पर अब तक सब कुछ तबाह हो चुका होता है। इस बारिश ने सोहन की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दी। अजी, हमारी किस्मत ही खराब है। वे दोनों वहीं खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। समीर भी खेत में आ जाता है और माता पिता को रोते हुए देखता है। माँ बापू, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, और हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था। सोहन का परिवार अपनी किस्मत को कोसते हुए घर लौट आता है। सोहन एक कोने में जाकर बेसुध सा बैठ जाता है। अजी, अगर आप ही हार मान जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हाँ पिताजी, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। लेकिन सोहन गुमसुम था, मानो वो कुछ सुन ही नहीं रहा हो। अचानक सोहन जमीन पर गिर जाता है। सोनम के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, क्या हुआ आपको? उठिए पिताजी। शायद सोहन का साथ बस यहीं तक था। वो अब इस दुनिया को छोड़ चुका था। आज समीर और मुन्नी के सिर से पिता का साया उठ गया था। उनका परिवार पूरी तरह टूट चुका था। समीर और कुछ गांव वाले मिलकर सोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनम अब लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और समीर गांव-गांव जाकर फल बेचता। फल लो भाई, ताजे ताजे फल। अरे बेटा, ये सेब कितने के दिए? चाचा, सेब तो वैसे 80 रुपए किलो है, लेकिन आप 70 ही दे दीजिए। अरे बेटा, ग्राहकों से खुद मोल भाव नहीं किया जाता, समझे? क्या करूं चाचा, अगर फल नहीं बिके तो मेरी छोटी बहन को भूखा सोना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, 2 किलो तोल दो जरा। समीर उसे सेब तोलकर दे देता है। शाम को समीर घर लौटता है। अम्मा, आज मैंने पूरे 5 किलो फल बेचे हैं। शाबाश मेरा राजा बेटा। अम्मा, बाबा के बिना घर कितना सूना सूना लगता है ना? हाँ बेटा, पर अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। अम्मा, पिताजी हमें देखते होंगे ना, और खुश भी होते होंगे। हाँ बेटा, वो हमें देखकर बहुत खुश होते होंगे। फिर वे तीनों सो जाते हैं। सुबह होते ही समीर काम पर चला जाता है। सोनम भी मुन्नी को लेकर काम पर निकल जाती है। मालकिन, आज मेरे काम का 30वां दिन पूरा हो गया है। अगर आप मेरी पगार दे देती तो मैं अपनी बेटी को स्कूल भेज पाती। अरे सोनम, तू अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी? झाड़ू पोंछा ही कराएगी ना? मालकिन, मेरे पति की यही तमन्ना थी कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो अब मुझे ही उनका सपना पूरा करना है। चल चल सोनम, बहुत बातें हो गईं। अब काम भी कर ले, नहीं तो आधी पगार काट लूंगी। जी मालकिन, अभी सारा काम निपटा देती हूँ। सोनम जल्दी जल्दी घर के सारे काम करने लगती है। एक दिन समीर अपना ठेला लेकर दूसरे गांव जाता है। वो एक पेड़ के पास पहुंचकर रुक जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक किताब पर जाती है। अरे ये किताब यहाँ जमीन पर क्यों पड़ी है? हमें जैसे बच्चों को किताबें देखने को नहीं मिलती, और जिन्हें मिलती हैं वो इन्हें इस तरह फेंक देते हैं। उन्हें इनकी कद्र ही नहीं। वो किताब उठाता है और वहीं बैठकर पढ़ने लगता है। सबसे अच्छे, सबसे न्यारे, आंख के तारे, सबके प्यारे, सीधी राह दिखाने वाले, सच्ची बात बताने वाले, एक खुदा से डरने वाले, दुखी का दुख हरने वाले। तभी गांव का सेठ मनोहर दास वहां आ जाता है। अरे बेटा, ये ठेले वाला कहाँ गया? मुझे कुछ फल खरीदने थे। बोलिए चाचा, क्या चाहिए? मैं ही हूँ इस ठेले का मालिक। अरे बेटा, तो तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे थे? चाचा, ये किताब जमीन पे पड़ी थी तो बस मैं पढ़ने लग गया। बेटा, मुझे लगता है तुम्हें पढ़ने का बड़ा शौक है।
हाँ चाचा, लेकिन हमारी किस्मत में स्कूल और किताब जैसे शब्द ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? चाचा, सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती ना। बेटा, तुम बताओगे कि ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें गांव-गांव जाकर फल बेचना पड़ रहा है? अब क्या ही बताऊं चाचा। इतना कहकर समीर गांव की ओर निकल जाता है। मनोहर दास उसकी हालत देखकर उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। अगली सुबह वो अपने नौकर कालिया को बुलाते हैं। कालिया, वो जो लड़का गांव में ठेला लेकर आता है, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? मालिक, कहीं आप उस समीर पलवाले की बात तो नहीं कर रहे? मालिक, वो बगल वाले गांव का ही निवासी है। फिर कालिया मनोहर दास को समीर के बीते हुए कल की सारी बात बताता है। मनोहर दास की आंखें भर आती हैं। गालिया, हमें उस लड़के की मदद करनी चाहिए। मालिक, जैसा आप ठीक समझे। अगली सुबह मनोहर दास अपने नौकरों के साथ समीर के घर पहुंचता है। वो अपने साथ चावल की बोरियां और कुछ कपड़े भी लाता है। समीर, ओ बेटा समीर, जरा बाहर तो आओ। बेटा, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुको अम्मा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। समीर बाहर आता है और वहाँ सेठ मनोहर दास को देखकर और लाया हुआ सामान देखकर हैरान रह जाता है। बेटा समीर, कैसे हो? अरे चाचा, आप यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं समीर, तुम्हारी हालत के बारे में सुनकर मेरे पांव खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आए। तभी अंदर से सोनम आवाज लगाती है। बेटा समीर, कौन है बाहर? अरे अम्मा, हमारे बगल वाले गांव के सेठ मनोहर दास जी आए हैं। सोनम बाहर आ जाती हैं। समीर, ये सारा सामान तुम्हारे लिए है। अब तुम ठेला लेकर गांव-गांव नहीं घूमोगे, बल्कि स्कूल जाओगे और तुम्हारी माताजी घर का काम संभालेंगी। बस। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? माताजी, बस इंसानियत के नाते आपकी मदद करना चाहता हूँ। और बेटा समीर, अब से तुम और तुम्हारी बहन दोनों स्कूल जाओगे और माँ बाप और गांव का नाम रोशन करोगे। चाचा, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और बड़ा होकर आपकी तरह ही दयालु और अमीर इंसान बनूंगा। हाँ बेटा, बिल्कुल। और कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेहिचक कहना। अब समीर फल बेचने न जाकर अपनी बहन मुन्नी के साथ स्कूल जाने लगा और सोनम घर का काम संभालने लगी। कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल सोहन के परिवार का बुरा समय था तो आज अच्छे दिन आ गए। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। उत्तेजना के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।